चलिए सभी को जय हिंद, वंदे मातरम। आई होप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपनी प्रिपरेशन आप अच्छे से कर रहे होंगे। सॉरी थोड़ा सा डिले हो गया था, बिकॉज बारिश आ गई थी तो मैं फंस गया था, उसकी वजह से 10 मिनट क्लास डिले हुई है। तो कोई बात नहीं, हम 5 मिनट एक्स्ट्रा ही लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। सभी को जय हिंद। माही, गणेश, यादव, नीतीश, राहुल, सभी को जय हिंद। लखादीर, सभी को गुड इवनिंग। चलिए फटाफट क्लास को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और सबसे पहले आपको बताना चाहता हूं कि गणेश चतुर्थी के इस पर्व पे आप सभी को 25% ऑफ मिलने वाला है सारी ऐप की परचेजेस पे, ठीक है। तो प्लीज़ आप इस ऑफर का जरूर फ़ायदा उठाएं और ये ऑफर रहने वाला है 19 सितंबर तक, ठीक है। उसके बाद सभी को बता दूं कि शौर्य भारत की जो बुक्स है, अब आप ऑफलाइन भी उनको घरों पर मंगा सकते हैं, पढ़ सकते हैं। उसके लिए आपको करना क्या है, ऑर्डर करना है। चाहो तो आप अमेजोन से कर सकते हैं, चाहो तो आप ऐप के थ्रू कर सकते हैं, और इसके अंदर आपको सारी चीजें मिलने वाली हैं, तो जरूर इसका भी फायदा उठाएं, ठीक है। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। तो कल की क्लास में हमने ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में बात किया था, गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में बात किया था, जहां पर मैंने आपको एक चीज समझाई थी, ठीक है। तो मैं आपको एक बार फिर फटाफट बता देता हूं। हमने कल देखा था कि गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है। तो मैंने आपको यह बोला था कि जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो होता है Gm1 m2 बाय r स्क्वायर, ठीक है। यहां पर ध्यान रखना कि यहां पर g क्या है, गुरुत्वाकर्षण का गुणांक है, जिसको हम कांस्टेंट या कोफिशिएंट भी बोलते हैं, जिसकी वैल्यू होती है 6.67 10⁻11 यूनिट होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन kg स्क्वायर, ठीक है। ये हमने कल बात करी थी। m1 m2 द्रव्यमान है, r हमारा क्या है, r हमारी त्रिज्या है, r हमारी दूरी है दोनों द्रव्यमानों के बीच में। तो ये हमारा गुरुत्वीय बल होता है, जिसके बारे में कल मैंने बात करी थी। तो आज हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं डिटेल में, वो है g। स्मॉल g जो होता है वो कैपिटल G से काफी ज्यादा अलग होता है। स्मॉल g जो होता है ये त्वरण होता है, यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी कि गुरुत्वीय त्वरण होता है, ठीक है। नहीं, मैं चैट सारी पढ़ रहा था लखादीर, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। जय हिंद दीपक, ओमवीर जय हिंद, लव कुमार जय हिंद। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए जी की यहां पर बात हम कर रहे हैं, तो जी होता है हमारा त्वरण। त्वरण क्या होता है, एक्सेलरेशन। ये मैंने आपको कल भी बताया था। ये एक्सेलरेशन, ये त्वरण किसकी वजह से बनता है, तो ये त्वरण बनता है ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से बनने वाला जो त्वरण होता है उसे हम गुरुत्वीय त्वरण यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं। अब रही बात इस जी की, तो जी का फॉर्मूला हम कैसे निकालेंगे। तो देखिए बहुत सिंपल सी चीज है कि जब आप धरती के ऊपर, समझ लो यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट पड़ा है, ये हमारी धरती है और ये हमारा ऑब्जेक्ट है, और समझ लो ये धरती को मैं पूरा बना देता हूँ, ठीक है। इस धरती से लेके इस अर्थ के सेंटर तक लेट से रेडियस है, यानी कि त्रिज्या है धरती की r। बेसिकली क्या होता है, जब हम इस द्रव्यमान में और धरती के बीच में गुरुत्वाकर्षण बल निकालेंगे तो हम दूरी कहां से लेते हैं, सेंटर से सेंटर, केंद्र से केंद्र। तो केंद्र से केंद्र अगर आप देखोगे तो ये त्रिज्या के ही बराबर होगा, पहली चीज, ठीक है। लेट से इस कण का द्रव्यमान मैं ले लेता हूं स्मॉल m और धरती का द्रव्यमान मैं ले लेता हूं कैपिटल M, ठीक है। अब मेरा प्रश्न यह है कि इन दोनों के बीच में लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल कितना होगा। तो हमें पता है गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, G स्मॉल m कैपिटल M अपॉन r स्क्वायर, ठीक है। ये फॉर्मूला हमने लगा दिया, इन दोनों के बीच में लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल। और हमें यह भी पता है कि जो बल होता है वो किसके बराबर होता है, ma के होता है ना। कोई भी बल जो होता है वो द्रव्यमान इंटू त्वरण होता है। अब अगर आप यहाँ पर देखोगे, दोनों की तुलना करोगे, दोनों को कंपेयर करोगे, तो ये m से ये m कट जाएगा, तो हमारा f, अच्छा f की जगह f आ रहा है। अब m से m कट गया तो बचा a की जगह यहाँ पर क्या क्या आ रहा है, g कैपिटल M और r स्क्वायर। बात समझ में आ गई। जब मैंने इन दोनों की तुलना करी तो यहाँ से मुझे a का मान निकालना है, तो मेरा a कितना आ गया, a आ गया g कैपिटल M अपॉन r स्क्वायर। ये बहुत ढंग से समझना है यहाँ पर एक चीज, क्या कि यहां से मैंने त्वरण का मान निकाला है, और यहां पर हम त्वरण को, यहां पर हम एक्सेलरेशन को क्या बोलते हैं, g। तो इसीलिए हम a की जगह क्या लगा देते हैं, g। अदरवाइज वो है तो त्वरण ही, है तो एक्सेलरेशन ही। अब दूसरी यहां पर खास बात यह है कि ये g किस पे निर्भर कर रहा है। अगर आप, ठीक है,
ठीक है। अगर आप यहां पर देखेंगे कि ये जी का जो फॉर्मूला है इसमें क्या क्या आ रहा है, कैपिटल जी, कैपिटल एम और आर स्क्वायर। तो अगर आप एक चीज यहां पर अच्छे से नोट करेंगे तो आपको समझ में आएगा, तो ये तो कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू तो बदलती नहीं। मैंने आपको कल भी बताया था पूरे ब्रह्मांड में इसका मान क्या रहता है, नियत रहता है। अब ये कैपिटल एम क्या है, कैपिटल एम है धरती का द्रव्यमान, जो कि लगभग कितना होता है 6 × 10 की घात, ठीक है, 10 की घात 24 kg, लगभग कितना होता है, वैसे 5 पॉइंट समथिंग होता है 8, बट हम उसको लगभग लेके चले तो धरती का द्रव्यमान लगभग होता है 6 × 10 की घात 24 kg। और अगर धरती के त्रिज्या की बात करें, ये तो सभी को पता होगा 6400 किलोमीटर है। कितनी है, 6400 किलोमीटर। अब अगर आप इस फॉर्मूले पे गौर फरमाएंगे तो आप देखेंगे कि ये भी नियत है, ये भी नियत है और आर भी नियत है। देखा जाए तो इस जी के फॉर्मूले में सारी की सारी जो चीजें हैं ये क्या है, कांस्टेंट है, यानी कि ये सारी की सारी फिक्स है। अब अगर मैं सारी की सारी वैल्यू इसमें रख देता हूं तो मुझे एक जी का मान मिल जाएगा। और जैसे ही मैं सारी वैल्यू को यहां रखता हूं तो ये स्मॉल जी का जो मान आता है ये आता है 9.8। अब समझ में आया कि वो जो 9.8 हम जी का मान लेते हैं ये कहां से आया है, बात समझ में आ रही है। हमें ये बताना है कि जी की वैल्यू जो 9.8 है, जिसको हम बोलते हैं कि धरती की सतह पर अर्थ के सरफेस पे सेम रहती है, वो जो जी की वैल्यू है वो 9.8 कैसे आई है, तो वो इसीलिए आई है बिकॉज सारी चीजें इसमें हमें ज्ञात है। अब दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसके फॉर्मूले में कहीं पर भी इस वस्तु का द्रव्यमान नहीं आ रहा। क्या कहीं पर स्मॉल एम आ रहा है, नहीं आ रहा। अब मुझे एक चीज बताओ, एक यहां पर स्मॉल एम है, एक यहां पर समझ लो m1 है, एक यहां पर m2 है, सबका द्रव्यमान अलग अलग है, बट सब पे लगने वाला गुरुत्वीय त्वरण सेम रहेगा। क्यों, बिकॉज हमें पता है जी जो होता है स्मॉल जी वो वस्तु के द्रव्यमान पे, बॉडी के मास पे डिपेंड करता ही नहीं है। बात समझ में आ गई है सभी को। अधिक प्रत्यस्त बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो नीतीश, अधिक प्रत्यस्त बोल रहे हो ना आप, यानी कि जो सबसे लचीला कौन सा होता है, ठीक है। जय हिंद राजेश, प्रत्यस्त बोल रहे हो, लचीला तो स्टील भी है, क्वार्ट्स भी है, दोनों सही हैं, पर क्वार्ट्स के बाद आता है स्टील, ठीक है। ज़्यादातर जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो स्टील ज़्यादा ऑप्शन में आता है, तो ध्यान रखना स्टील सबसे ज़्यादा इलास्टिक होता है, अगर आपका क्वेश्चन इलास्टिक है तो, ठीक है। ओके, गॉट इट सभी को। तो यहाँ से आप ये चीज़ें पढ़ लेना, बट यहाँ से मैंने आपको जो मेन पॉइंट है वो बता दिए हैं कि ये जो स्मॉल जी होता है ये वस्तु के द्रव्यमान पे निर्भर नहीं करता, ये किस पे निर्भर करता है, ग्रह के आकार पे। ग्रह का द्रव्यमान कितना है, ग्रह की त्रिज्या कितनी है, उस प्लैनेट का मास कितना है, उस प्लैनेट की रेडियस कितनी है, ये उस पर डिपेंड करता है। क्लियर है, यानी कि है ना, यानी कि बात समझ में आ गई कि मास और रेडियस जो है ये बताएंगे कि जी कितना होता है। अब अगर आपको मैं बोल दूं चंद्रमा का जी कितना है या किसी मंगल ग्रह का जी कितना है, तो हमें क्या चाहिए, हमें उस ग्रह का द्रव्यमान चाहिए और हमें उस ग्रह के त्रिज्या चाहिए, यानी कि उसकी रेडियस चाहिए। अगर दोनों को मैं यहाँ रख दूंगा तो मैं उसका जी निकाल सकता हूं। तो कोई भी वस्तु के द्रव्यमान पे निर्भर नहीं करता, तो इसीलिए हम 9.8 लेते हैं, और जिसको हम अप्रॉक्स करके कितना कर देते हैं 10। कई क्वेश्चन हम इसको 10 भी लेते हैं, पर यूनिट का ध्यान रखना, यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जो कि त्वरण की होती है, एक्सेलरेशन की होती है, जो कि सही बात भी है। और ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये एक क्या है, त्वरण है, तो इसलिए इसकी यूनिट क्या रहेगी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आई होप अब किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होगा कैपिटल जी में और स्मॉल जी में। कैपिटल जी कभी नहीं बदलता, जी बदल सकता है अगर आप ग्रह बदलते हैं। वैसे तो हमारे ग्रह पे रहते हुए भी जी का मान बदलता है, अभी आगे जाके हम पढ़ेंगे कि जब हम हाइट पे जाते हैं, जब हम गहराई में जाते हैं, या धरती जब घूमती है, या धरती का जो आकार है, ये सारी चीजों की वजह से जी का मान बदलता है। तो जी बदल सकता है, बट कैपिटल जी कभी भी नहीं बदलता, पूरे ब्रह्मांड में नियत रहता है। वापस सुनना, ये इन दोनों में बच्चों को कंफ्यूजन होता है। आई होप सबको ये वाली चीज समझ में आ गई होगी। चले आगे चले, चलो एक क्वेश्चन देता हूं फिर आगे चलते हैं। क्वेश्चन अच्छे से सुनना। क्वेश्चन ये है कि समझ लो अभी ये मेरा अर्थ है, यानी कि ये मेरी धरती है,
ठीक है, और इसका जी अभी है 10 मीटर पर सेकंड। क्वेश्चन सुनना, बहुत अच्छा प्रश्न है। अभी धरती है, इसका जी कितना ले रहा हूं मैं, 10 मीटर पर सेकंड ले रहा हूं। अभी धरती की त्रिज्या r है और इसका द्रव्यमान m है, यानी कि इसका मास और रेडियस कितना है, m और r। अब ये बोल रहा है इफ, है ना, अगर रेडियस को डबल कर दें, यानी कि 2 गुना कर दें, और धरती के द्रव्यमान को आधा कर दें, क्या कर दें, हाफ, आधा, तो मुझे बताओ नया जी कितना होगा। क्वेश्चन समझ में आया? मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि धरती का जो द्रव्यमान है और जो त्रिज्या है उसी पे जी निर्भर करता है। तो अभी धरती का जी 10 है जब मास m और r है। अब ये बोल रहा है कि अगर धरती की त्रिज्या को दुगना कर दिया जाए और धरती के द्रव्यमान को आधा कर दिया जाए तो नया जी कितना होगा, आपको मुझे बताना है। चलिए कमेंट बॉक्स में बताएं, वैल्यू बतानी है, वैल्यू, क्योंकि जी की वैल्यू हमें 10 दी गई है, ठीक है। वैल्यू बताओ, 1/8 कह रहे हैं, 2 टाइम्स आ रहा है, 2 गुना, नहीं गुना में नहीं बताना है, जी का मान आपको दिया हुआ है ना, तो अगर आप 2 गुना कह रहे हो इसका मतलब आपका आंसर 20 आ रहा है। लखाधीर 1/8 कह रहे हैं। मेरा क्वेश्चन समझ में आया ना? आपको इस जी के संदर्भ में बताना है। अभी इस समय धरती का जो जी है वो 10 है। अगर धरती मेरी बड़ी हो जाए, उसकी त्रिज्या डबल हो जाए बट द्रव्यमान कम हो जाए, तब उसका जी कितना हो जाएगा, क्या वो 10 रहेगा, 10 से कम कितना होगा, 1/8 कह रहे हैं सुनील भी, वेरी गुड। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं, हमें पता है स्मॉल जी क्या होता है, कैपिटल जी m/r²। अब मुझे एक चीज बताओ, यहाँ पर ये तो नियत है, इसमें तो कोई बदलाव होता नहीं है, तो जिसमें बदलाव नहीं होता उसको हम हटा देते हैं। तो जी किसके समानुपाती है, m और r² के। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, यानी कि इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ g1/g2, m को क्या लिख सकता हूँ, m1/m2। अब r ध्यान रखना नीचे है तो r2 ऊपर चला जाएगा, r2 का स्क्वायर अपॉन r1 का स्क्वायर। यहां तक समझ में आ गया, वेरी गुड। अब सुनना, आ रहे हैं कमेंट, आ रहे हैं लक्ष्य, आपका आंसर आया है मुझे 10/8, हाँ 10/8 आ रहा है, 1/8 भी लिखा है आपने, देखते हैं चलो, ठीक है। अब ये आपके सामने अब बहुत आसान प्रश्न है, ठीक है। अब मुझे बताओ g1 कितना है, पहले मेरा g था 10, अब मेरा हो गया g' आ गया, किसके बराबर है, m1/m2। पहले मेरा मास m था, अब मेरा m/2 हो गया, तो ये m आ जाएगा, नीचे m/2 करेंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। गुणा करना है, अब r2 का स्क्वायर पहले आ रहा है, पहले r2 आ रहा है तो डबल करने वाला है हमारा ये, डबल यानी कि 2r का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 4r², सही है। और नीचे क्या आ जाएगा, सिर्फ और सिर्फ r²। समझ में आया ना? पहले r2 आ रहा है तो 2r का स्क्वायर करेंगे, वर्ग करेंगे तो वो 4 गुना हो जाएगा, और r² से कट जाएगा, m से कट जाएगा, तो हमारा फाइनल आंसर देखिए क्या आने वाला है। तो 10/g' है ना, बराबर करेंगे तो ये कितना हो गया, 8/1 है ना। तो यहां से अगर हम g' का मान निकालें तो g' हो जाएगा 10/8। कितना हो जाएगा, 10/8। क्लियर है? नहीं 20 नहीं होगा, लक्ष्य का आंसर आ रहा है 10/8, जो कि बिल्कुल सही है। क्या सभी को यह समझ में आया? क्या सभी को समझ में आया? कैसे आया 10/8? 1/8 पता नहीं कैसे लिख रहे हो। मैक्सिमम बच्चे पता क्या गलती करते हैं, मैं बताता हूँ। गलती करते हैं कि वो स्क्वायर में नंबर को स्क्वायर नहीं करते हैं। मेरे को जहाँ तक लग रहा है यही सबसे बड़ी गलती करते हैं कि जब वो स्क्वायर करते हैं, वर्ग करते हैं, तो नंबर को छोड़ देते हैं। भैया नंबर का भी तो स्क्वायर होगा, उसका भी तो वर्ग होगा, ठीक है। मुझे बताओ फटाफट, समझ में आया सभी को? 10/8 हो जाएगा अब जी। क्लियर है? अब ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण इसलिए है बिकॉज यहां से ये चीज समझ में आती है कि धरती के अगर आकार चेंज होता है, धरती का द्रव्यमान चेंज होता है, तो उसका प्रभाव किस पे पड़ेगा, उसके जी पे पड़ेगा। क्लियर है सभी को? फटाफट जवाब दीजिए। सभी को समझ में आ गया? अविनाश, गणेश, वेरी गुड। आंसर सभी के गलत आए थे, एक लक्ष्य ने सही दिया था, अदरवाइज सबके गलत थे। 10/8 बिल्कुल सही जवाब है। हाँ, गुणा तो मैंने पूछा ही नहीं है नीलेश। हाँ, गुणा के आप कह रहे हो तो ठीक हो सकता है, पर मैंने तो जी दिया हुआ है ना,
ठीक है, मैंने तो जी दिया हुआ है। अच्छा ऐसे कर रहे हो। अच्छा 1/8 गुना होगा तो आंसर सही है, बिल्कुल नीलेश ने सही बोला है, और गुना में बोलोगे तो सही है, बट हमें गुना में नहीं बताना है, हमें जी का मान दिया हुआ है। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन मैं आपको पूछता हूं। क्वेश्चन सुनना, यदि जो अर्थ है ना, धरती है, इसकी त्रिज्या आधी हो जाए, क्या हो जाए, हाफ, यानी कि आधी, द्रव्यमान जो है वो सेम रहेगा, क्या सेम रहेगा, द्रव्यमान, यानी कि द्रव्यमान कहता है नियत है। द्रव्यमान में कोई परिवर्तन ना करके मैं धरती को आधा कर दूं, धरती की त्रिज्या आधा कर दूं, यानी धरती सिकुड़ गया। जब धरती सिकुड़ जाएगी तो उसकी त्रिज्या कम हो जाएगी, तो धरती की जो त्रिज्या है वो आधी कर दी है। तो अब मुझे बताओ, अगर जी का मान अभी इस मौजूदा स्थिति में 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो इस परिस्थिति में कितना हो जाएगा। ये नॉर्मल जी है जो हमारे धरती पर अभी है। अब अगर इस पर्टिकुलर केस की कंडीशन की अगर धरती की त्रिज्या को मैं आधा कर दूं, तो मुझे बताओ नया जी कितना हो जाएगा। लगभग सेम प्रश्न है, बस ध्यान देने वाली बात क्या है, अब द्रव्यमान नहीं बदल रहा है। जो चीज नहीं बदलती है उसको छोड़ दीजिए, जिसमें बदलाव आ रहा है, जिसमें चेंज आ रहा है, उसको ले लीजिए। ठीक है, अभी भी आंसर अलग अलग आ रहे हैं। सिसोदिया कह रहे हैं 20 होगा, लक्ष्य कह रहे हैं 40 होगा, क्या हो रहा है ये, 40 कह रहे हैं लक्ष्य। चलिए चेक कर लेते हैं। अब बहुत सरल सा प्रश्न है, सिर्फ और सिर्फ किस में बदलाव आ रहा है, त्रिज्या में। किस में आ रहा है, त्रिज्या में। अब सुनना मेरी बात, हमें पता है कि G1/G2 क्या हो जाएगा, R2 का स्क्वायर अपॉन R1 का स्क्वायर। ये सबको समझ में आ गया। कैसे आया, हमने फॉर्मूले से देखा था, और फॉर्मूले मैंने आपको बताया था। द्रव्यमान मैंने हटा दिया, क्यों, क्योंकि द्रव्यमान तो बदल ही नहीं रहा है, मास तो बदल ही नहीं रहा है। जो नहीं बदलता उसको हटा दो, जो बदल रहा है वो रख दो। तो जब हम R2 1/R होता है तो ऊपर जाएगा R2 बन जाएगा। चलिए सारी वैल्यू रख देते हैं, 10/G डैश बराबर R2 कितना है, अब कितना हो गया, आधा। जब आधा हो जाएगा तो ये R/4 हो जाएगा, R²/4, और नीचे क्या है, ऑलरेडी R का स्क्वायर है, तो R² से R² गया, तो G डैश नया हो जाएगा 40 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, लगभग 4 गुना हो गया। बात समझ में आ गई, सरल सा प्रश्न है। हाँ मुझे पता है ये गलती होती है लखादीर, कि बच्चे क्या करते हैं, स्क्वायर नहीं करते हैं नंबर का, नंबर को हमेशा स्क्वायर करना है। ठीक है, चलिए सभी का आंसर 40-40 आ रहा है, वेरी गुड। आई होप सभी को समझ में आ गया है। अच्छी तरीके का एक और प्रश्न यहाँ से बनता है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे वो बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। ये जो टॉपिक है ये हमें बताएगा कि ये जो जी का मान हम ले रहे हैं। अच्छा उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, धरती का तो जी हम लेते हैं ये, है ना। अर्थ की जब हम बात करते हैं ना, जब हम मून की यानी कि चंद्रमा की जब हम बात करते हैं, तो चंद्रमा का जो जी होता है वो धरती के जी का 1/6 होता है। क्या होता है, 1/6। तो ये इसको अच्छे से लिख लेना, ठीक है, ये अच्छा है, ये आगे काम भी आएगा। धरती का जो जी अगर वो समझ लो 10 है तो चंद्रमा का 10/6 होगा। अगर 9.8 ले लो 9.8/6 होगा। बात समझ में आ गई, लगभग 1.6 समथिंग होता है धरती का, चंद्रमा का जी। चंद्रमा का जी काफी ज्यादा कम होता है, ठीक है, क्योंकि उसका जो डायमेंशन है, उसका आकार है वो धरती के तुलना में कम है, इसीलिए उसका जी भी कम हो जाता है। चलिए यहां तक बात समझ में आ गई, ओके। अब चलिए इसको समझते हैं, ये टॉपिक क्या कह रहा है। ये टॉपिक ये कह रहा है कि अभी जो मैंने आपको जी का मान जो बोला है ना 9.8, अभी बच्चों को क्या लगता है कि ये जो 9.8 है ना, ये धरती से रिलेटेड हर चीज जगह पर ये सेम है। नहीं, यहाँ पर भी एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है कि ये जो 9.8 हम ले रहे हैं, ये जो 10 हम ले रहे हैं, ये जो है जी का मान ये सिर्फ और सिर्फ कहाँ होता है, सतह पे होता है। कहाँ होता है, सतह पे। तो ध्यान रखना, ये जो हम जी का मान लेते हैं ना 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये कहाँ होता है, सिर्फ और सिर्फ धरती की सतह पे। कहाँ होता है, धरती की सतह पे, अर्थ के सरफेस पे। यानी कि ये जो जी की वैल्यू है ये भी फिक्स नहीं है, ये भी बदलेगी। ये जो 9.8 हम ले रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ सरफेस पे होती है, सतह पे होती है। अब अगर ऑब्जेक्ट, अगर मेरी वस्तु धरती से अगर ऊपर जाए
या धरती से नीचे जाए, दोनों ही केसेस में जी के मान में चेंज आएगा, यानी कि जी का मान बदल जाएगा, जी की वैल्यू जो है वो चेंज हो जाएगी, उसमें परिवर्तन आ जाएगा। क्लियर है, बात समझ में आ गई। तो ऐसे ही हम इसमें 4 तरीके पढ़ते हैं जिसमें जी से फर्क आता है। मैं आपको पहले शॉर्ट में बता देता हूं क्या क्या आने वाला है। पहला रहता है हाइट का इफेक्ट। किसका? हाइट का, ऊंचाई का। अगर कोई द्रव्यमान धरती से ऊंचाई पर चला जाता है तो भी उसका जी बदल जाता है। अभी हम देखेंगे कैसे बदलता है। दूसरा आता है डेप्थ। डेप्थ यानी कि गहराई। अगर कोई वस्तु धरती के गहराई में चली जाए तो भी जी में बदलाव आता है, वो भी हम समझेंगे। और तीसरा आता है रोटेशन। तीसरा साइज आता है, पहले साइज, ठीक है। धरती का आकार है उसका भी फर्क पड़ता है, जिसकी वजह से जी का मान बदल जाता है। और लास्ट आता है रोटेशन। रोटेशन यानी कि घूर्णन, धरती जो घूमती है उसका भी प्रभाव इस पे पड़ता है। यहां तक बात क्लियर है? हाँ, बिल्कुल सही लक्ष्य, ठीक है। तो बेसिकली ये 4 हमें पता होने चाहिए जो कारण होते हैं जी के मान को चेंज करते हैं। अब सबसे पहला कौन सा आता है? सबसे पहला आता है हाइट वाला, सबसे पहला आता है ऊंचाई वाला, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा है? ऊंचाई यानी कि हाइट। ओके, डायग्राम आप यहां पर देख पा रहे हो। ये क्या बोल रहा है कि समझ लो ये धरती है, ठीक है। इस धरती की सतह से अगर कोई कण h ऊंचाई पर चला गया, कहाँ चला गया? h ऊंचाई पर, तो इस बिंदु पर मुझे बताना है कि जी डैश कितना है। मेरी बात समझ में आई? जब वो धरती पर था यहाँ पे सतह पे तो उसका जी था गुरुत्वीय त्वरण। जब वो h ऊंचाई पर चला गया तो उसका जी बदल गया। क्या हो गया? बदल गया। अभी हमें डेरिवेशन नहीं करना है, ये नहीं देखना कैसे इक्वेशन आई है, पर मैं आपको खुद की भाषा में पहले समझाऊंगा, फिर मैं आपको ये इक्वेशन भी दिखाऊंगा, ठीक है। क्योंकि ये जो चीज है थोड़ी सी डिटेल में मैं आपको समझाना चाहता हूं ताकि आप इसमें गलती ना करो, ठीक है। देखो 2 चीजें इसमें समझने वाली हैं। पहली ये कि जब धरती से कोई चीज ऊपर जाती है, समझ लो यहां पर गई, तो ये जो ऊंचाई है ये कम ऊंचाई भी हो सकती है, काफी ज्यादा ऊंचाई भी हो सकती है। मैं दोनों चीजें बताऊंगा। पहला ये होता है कि जब ये ऊंचाई बहुत ज्यादा हो, किसके? त्रिज्या के तुलना में। त्रिज्या कितनी होती है? 6400 किलोमीटर, वो बहुत ज्यादा होती है ना। तो अगर आपकी ऊंचाई लगभग त्रिज्या के बराबर है या त्रिज्या से आधी है या त्रिज्या की दुगनी है, तिगनी है, तो जब आपकी ऊंचाई बहुत ज्यादा है तब आपका जो सूत्र होता है वो होता है जी डैश इज इक्वल्स टू जी 1 प्लस h अपॉन r का होल स्क्वायर। वैसे अब ये डेरिवेशन हमें नहीं करना है, पर मैं फिर आपको बता रहा हूं। ये जी डैश का फॉर्मूला तब होता है जब हमारी ऊंचाई बहुत ज्यादा होती है। मैं आपको एग्जैक्ट वैल्यू भी बता देता हूं। जब मेरी ऊंचाई लगभग 880 किलोमीटर से ज्यादा होती है, वापस सुनना, अगर मेरी ऊंचाई 880 किलोमीटर से ज्यादा होती है, उस परिस्थिति में हमारा जी डैश का ये वाला फॉर्मूला हम काम में लेंगे। अब इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट ये है, अगर मेरी ऊंचाई 880 से कम हुई, यानी कि समझ लो मेरी 800 है, 700 है, 600 है, तब ये वाला सूत्र काम में नहीं आता। ये होता है ज्यादा हाइट के लिए। जब हम कम हाइट की बात करते हैं तो ये जी डैश हो जाता है जी 1 माइनस h बाई आर। सभी को एक बार समझ में आया मैं क्या कह रहा हूं? कमेंट बॉक्स में एक बार यस लिख देना। ये 2 फॉर्मूले से कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हो। ये फॉर्मूला तब लेना है जब ऊंचाई 880 किलोमीटर से ज्यादा होगी, ये तब लेनी है जब आपकी ऊंचाई 880 किलोमीटर से कम होगी। यहां तक मेरी बात समझ में आई? फॉर्मुलेज लिख लो, डेरिवेशन हमें नहीं करना है, आपके डेरिवेशन नहीं पूछेंगे। मैं फिर बता दूं, मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ा रहा हूं बिकॉज हमारे पास टाइम है, तो मैं आपको थोड़ा सा एडवांस थोड़ा बहुत पढ़ाऊंगा, ठीक है। ओके, बात समझ में आ गई यहां तक सभी को? तो जी का जो मान है वो बदल रहा है, अभी देखते हैं कैसे। अब बहुत सरल सी कैलकुलेशन है, सुनना। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ रही है, ये h बढ़ रहा है, h बढ़ेगा तो ये पूरा का पूरा चीज बढ़ेगी, बढ़ेगी, बिल्कुल बढ़ेगी। जब ये पूरी की पूरी चीज बढ़ेगी, उसमें मैं एक और जोड़ दूंगा तो और बढ़ेगी, हो गया। और अगर ये पूरी चीज बढ़ेगी, उसका स्क्वायर हो रहा है तो और ज्यादा बढ़ेगी। बात समझ में आ गई? इसका मतलब ये है कि जी के नीचे बहुत बड़ी टर्म आ गई। जब जी को मैं डिवाइड करूंगा बड़े नंबर से तो वो ओवरऑल राशि कम हो जाएगी। बात समझ में आ गई?
अरे असल में ऐसे लिखते हैं इसको, बेसिकली कहने का मतलब ये है कि मुझे पता है 64 से काफ़ी ज़्यादा है। बेसिकली ये हम इसलिए लिखते हैं जब हम बोलते हैं कि हाइट काफ़ी ज़्यादा होती है। वैसे 800 से मैंने आपको लिमिट बताई है, क्योंकि ये कई बार डाउट आता है कि 800 से, बिकॉज जब हम बात करते हैं ज़्यादा हाइट की ना, तो हम फिर इसी को लेते हैं, किसको, बेसिकली रेडियस की तुलना में, रेडियस का आधा, रेडियस का डबल, तब मैं इसमें आपको बताया। वैसे 880 होता है। आप चाहो तो इस लाइन को भी हटा दो, ठीक है। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो ये वाली चीज हटा दो, बस सीधा ये लिखो। हाँ, आप जो कह रहे हो मैं समझ गया हूं। मैं ये कह रहा हूं कि ये फॉर्मूला हम तब लेते हैं जब हमारी हाइट लगभग इसके बराबर होती है। मैंने बोला है, बट क्यों बोला है, क्योंकि ज़्यादातर जब क्वेश्चन बनते हैं वो रेडियस के ही संदर्भ में बनाते हैं। फिर मैंने आपको ये बोला था कि मैं चलो आपको लिमिट बता देता हूँ, तो इसलिए मैंने फिर वो वापस काट दिया, ठीक है। आप इसको भी हटा दो, अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है हटा दो, क्योंकि ये वाला फॉर्मूला हम ज़्यादातर तभी यूज़ करते हैं जब हमारी ऊंचाई बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। मैं बात समझ गया लक्ष्य, आप समझे मेरी बात। मैंने वो इसलिए एच लिखा था बिकॉज जब हम हाइट लेते हैं आर के बराबर, तब तो आर से कम भी लेते हैं, पर ज़्यादातर केस लेते नहीं हैं हम, ठीक है। इसलिए मैंने आपको वो लिखा था, फिर मैंने आपको लिमिट बता दी। चलो, यहाँ तक समझ में आया? एक बार कमेंट बॉक्स में लिखो, ये दो फॉर्मूले समझ में आए। अब एग्जाम में आपसे फॉर्मूले मेरे को लगता नहीं पूछेंगे। पहली चीज़, इतना डिटेल में जाते भी नहीं हैं, सीधा मुद्दे की मैं बात यहाँ पर करता हूँ। वो ये है कि आप कोई भी फॉर्मूला ले लीजिए, पहली चीज़ तो उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट मेरा जो मेन पॉइंट आपको समझाना है वो ये है कि अगर आप h को बढ़ाते हो तो नीचे वाली चीज़ बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है, और जब नीचे वाली चीज़ बड़ी हो जाएगी, किसी को अगर मैं ज़्यादा बड़े नंबर से डिवाइड करता हूँ तो वो पूरी राशि क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो मेरा सिर्फ ये समझाना आपको मेन मुद्दा है कि ऊंचाई से g पे क्या फ़र्क पड़ता है ना। तो ध्यान रखना, जैसे जैसे आप ऊंचाई पर जाते हैं, जैसे जैसे आप हाइट पर जाते हैं, तो आपका g घटना स्टार्ट हो जाता है। क्या होना स्टार्ट हो जाता है? घटना। बात समझ में आ गई? रिक्की कह रहे हैं सर आर्मी टेक्निकल की बुक में के क्वेश्चन ले लो सर। एक पहली चीज मुझे बताओ, जो मैं पढ़ा रहा हूं उससे पहले बात कर लें, फिर आप मुझे डाउट हो गया पूछ लेना। जो चैप्टर जो आ रहा है पहले उसके बारे में बात कर लें, उसके डाउट्स पूछ लो, ठीक है। जो भी आपके डाउट्स है आप मुझे कमेंट उसमें भेजो ना, डाउट बॉक्स में भेजो, मैं देख लूंगा, ठीक है। कोई भी डाउट अगर क्वेश्चन में आती है, फोटो खींच के डाउट बॉक्स में डाल दो, विद इन अ वीक या विद इन 3-4 दिन में मैं आपको जवाब दे दूंगा, ठीक है। बाकी जो चैप्टर चल रहा है उससे रिलेटेड डाउट पूछो एक बार, है ना, फिर वापस अपना जो सारा वो हो जाता है ना। चलिए, तो बेसिकली मेरा यहाँ पर सिर्फ ये समझाने का मेन मुद्दा था कि ऊंचाई के साथ क्या फर्क पड़ता है। तो ध्यान रखना, ऊंचाई बढ़ने पर g का मान घटता है, बस ये आपको लेके जाना है यहाँ से, इससे यहाँ से ये चीज़ समझनी है, ठीक है। बात समझ में आ गई? अब देखना यहाँ पर ये है कि हाइट बढ़ने से g घटता है, तो इसमें मैं 2 प्रश्न आपसे पूछूंगा। अगर मैं इसकी हाइट बढ़ाता चलूं, एक टाइम ऐसा आएगा, देखो मैंने क्या बोला, g घटता है h बढ़ाने से। तो जब मैं ऊपर जाता जाऊंगा तो h बढ़ता जाएगा, पर g घटता जाएगा। एक पॉइंट ऐसा आएगा जब g 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? g 0, क्योंकि g कम से कम कितना होगा? 0 हो जाएगा, क्योंकि g घटता जा रहा है। एक पॉइंट पर आके, एक बिंदु पर आके g का मान क्या हो गया? 0 हो गया। तो मेरा प्रश्न ये है कि उस समय ऊंचाई कितनी होती है? क्या होती है? ऊंचाई, यानी कि हम कितनी ऊंचाई पर जाएं कि हमारा धरती का जो g है वो 0 हो जाए, हमारे लिए धरती का जो g है वो 0 हो जाए, तो हम कितनी ऊंचाई पर जाएंगे। क्वेश्चन समझ में आ गया? अब मुझे फटाफट बताओ इसका जवाब क्या होगा। इक्वेटर पे? नहीं, इक्वेटर का कुछ जवाब ही नहीं आया। इक्वेटर तो बाद में आएगा लक्ष्य, अभी तो सिंपल हाइट की चीज़ पूछ रहा हूँ मैं। ये बहुत अच्छा प्रश्न है और काफ़ी कम बच्चे इसको जानते हैं। हमें क्या लगता है कि अगर हम स्पेस में चले गए, अगर हम अंतरिक्ष में चले गए तो धरती हमें नहीं खींच रही या धरती हम पे बल नहीं लगा रही। ऐसा नहीं होता। हम जब स्पेस में भी चले जाते हैं तो हम पे धरती बल लगाती है, भले आप कहीं पर भी चले जाओ। मेरा सिर्फ ये कहने का यहाँ पर मतलब है कि अगर मैं हाइट को अनंत बढ़ाऊंगा ना, तो ही मेरा g 0 होगा। और g 0 का मतलब होता है भार 0। आगे जाके भार का कॉन्सेप्ट भी समझाऊंगा, पर अभी ये समझ लो कि जब हमारी ऊंचाई अनंत होती है तो ही g 0 होता है। इसका मतलब अनंत तो कोई बिंदु ही नहीं होता, है ना।
अभी सेंटर वाली बात ही नहीं आई है लखा दी, अभी तो डेप्थ में गया ही नहीं, मैं अभी ऊंचाई की बात कर रहा हूँ। आप जो कह रहे हो वो दोनों अलग केस हैं, है ना, आप जो कह रहे हो दोनों अलग केस हैं, शेप वाला केस अलग है, डेप्थ वाला केस अलग है, ये ऊंचाई का केस चल रहा है। मेरा क्वेश्चन समझ आना क्या कह रहा हूं। जब ये चीज ऊपर जा रही है तो मैंने बोला h बढ़ने से g घट रहा है, घट रहा है, घट रहा है, और ये ऊपर जाए जा रहा है, जाए जा रहा है, जाए जा रहा है। मेरा प्रश्न ये था कि g कितना घटेगा, घटेगा तो कितना घटेगा, तो ये कह रहा है कि g घट सकता है 0 तक, तो वो 0 किस हाइट पर होता है, ये मेरा प्रश्न था। तो प्रश्न का आंसर ये है कि ये g जो है ये कभी भी 0 नहीं होता। इसका मतलब अगर g को 0 करना है तो आपको इसको अनंत पे लेके जाना पड़ेगा। कहां लेके जाना है, अनंत पे, और अनंत कोई बिंदु रियल में तो होता ही नहीं है। तो कहने का मेरा सिर्फ ये मतलब है कि भले आप कितने भी दूर चले जाओगे आप पे जी लगेगा, पर वो कभी भी हो सकता है वो इतना हो। तो आपको तो ये 0 के लगभग लग रहा है ना, बट देखे असल में तो 0 तो नहीं है ना। तो यही मेरा पॉइंट है। कहने का मतलब ये है कि g कभी भी 0 नहीं होता हाइट पे। और कहाँ होता है, अगर आदर्श पूछें, आइडियल कंडीशन पूछें, तो वो अनंत पे होता है। ये पहला केस चल रहा है। मैं अभी गहराई वाला केस अलग लेके चल रहा हूं, अभी सिर्फ हम हाइट की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, हाइट की। ये चीजें समझ में आई कि आई, मुझे बताओ एक बार, ठीक है। पोल इक्वेटर अभी बाद में आएंगे, ठीक है। हाँ बिल्कुल, थोड़ा बहुत जी रहेगा ही रहेगा, ये मेरा पॉइंट था समझाना। क्लियर है, सभी को समझ में आया। ग्रेविटेशनल एरिया के बाहर, मैं वही तो समझा रहा हूँ, ग्रेविटेशनल एरिया के बाहर होता ही नहीं है कुछ। धरती का ग्रेविटेशनल एरिया क्षेत्र, गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र अनंत तक फैला हुआ है। बस जैसे जैसे आप दूर जाते रहोगे तीव्रता घटती जाएगी, पर 0 के बराबर कभी नहीं होती। 0 के लगभग हो जाएगी, पर 0 कभी नहीं होगी। बात समझ में आई, हाँ ठीक है। तो ये चीज समझना, बिकॉज जब प्रश्न आता है ना तो हमें लगता है कि यार गहराई में तो जी 0 हो जाता है। मैं मानता हूं गहराई पे जी 0 हो जाएगा, और वो केस आपको भी शायद पता है सेंटर पे होता है, पर ऊंचाई पर जी 0 नहीं होता। वो होता है तो अनंत पे होता है, और अनंत वास्तविक में कोई ऐसा बिंदु नहीं होता। यहां तक बात समझ में आ गई। आपको सिर्फ इतना ही करना है। अगर एक्स ग्रुप के बच्चे होते तो मैं आपको और डिटेल में पढ़ाता, बट इतना हमें आता ही नहीं, तो हम क्यों फालतू इसमें इतना घुसें। जो क्वेश्चन आते हैं वो सीधा थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछते हैं। दिस इज ओनली एप्लीकेबल ओनली इन, हाँ ओनली इन हाइट केस। ये ऊंचाई की बात हो रही है यहां पर, ठीक है, ऊंचाई की बात हो रही है, ठीक है। चलिए सेकंड केस देखो। सेकंड केस क्या कह रहा है, सेकंड केस हमारा डेप्थ का है। किसका है, डेप्थ का, यानी कि गहराई। अब मुझे बताओ कि गहराई का क्या सीन है। अब इसका भी इक्वेशन होती है। अब मैं इक्वेशन पे जाऊंगा नहीं, मैं सीधा आपको कॉन्सेप्ट समझाता हूं, सुनना। कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जब मैं धरती के नीचे जाऊंगा, तो देखिए ये हम यहाँ पर d से लिखते हैं, क्योंकि ऊंचाई को हम h से लिख रहे हैं, गहराई को हम d से लिखेंगे। इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे मैं धरती के नीचे जाऊंगा तो यहाँ पर केंद्र आ जाएगा। क्या आ जाएगा, केंद्र। तो केंद्र हमारा लास्ट पॉइंट है। कोई बोलेगा सर केंद्र से मैं आगे निकल जाऊं तो क्या होगा, नहीं, केंद्र तक ही हमें लेना है, फिर जी आपका बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप केंद्र से आगे निकल जाओगे जी बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। बट मेरा पॉइंट सुनना, इसमें जो हम फॉर्मूला काम में लेते हैं वो ये होता है जी डैश जी 1 माइनस डी अपॉन आर। क्या होता है, 1 माइनस डी अपॉन आर। अब देखो जैसे जैसे डी बढ़ेगा, जैसे जैसे डी बढ़ेगा तो ये चीज बढ़ेगी, ये चीज बढ़ेगी, तो 1 में से घटाऊंगा तो ये चीज घटेगी। आपके पास 0.4 है, इसको मैं 1 से घटाऊंगा तो 0.6 रह जाएगा, तो ये चीज घटेगी। जितना बड़ा ये d बाय आर उतना छोटा ये 1 माइनस ये, तो जितना छोटा ये उसको मैं गुणा करूंगा g से, तो वो चीज भी छोटी हो जाएगी। बात समझ में आ रही है, सिंपल सा केस समझना। डेप्थ बढ़ने से, गहराई बढ़ने से ओवरऑल g भी घटता है। क्या होता है, घटता है। तो जैसे जैसे आप नीचे जाओगे g का मान भी गिरने लगता है, ऊंचाई पे जाओगे तो भी g का मान गिरने लगता है। बात समझ में आ रही है। अब यहां पर आता है पॉइंट, जी मान लिया 0 जी घट रहा है, तो जी कितना घट सकता है, जी 0 हो सकता है। और वो जी 0 गहराई में कहाँ होता है, जब आपकी गहराई
त्रिज्या के बराबर हो जाए। या तो ऐसे बोल दूं या ये बोल दूं कि जब आप केंद्र पर पहुंच जाओ, बात एक ही है ना, हम तो हाइट तो डेप्थ तो हम तो सरफेस से नापते हैं, तो जब आप त्रिज्या के बराबर गहराई में चले जाओगे तब आपका जी 0 हो जाएगा। बट जब मैं ऊंचाई की बात करता हूं तो ऊंचाई में आता है कि जब आप अनंत पे चले जाओगे तो आपका जी 0 हो जाएगा। क्या ये दोनों पॉइंट समझ में आए? मैंने एक साथ लिए हैं। हाँ, डेप्थ में 0 होगा, हाँ बिल्कुल होगा, डेप्थ में 0 होगा सेंटर पे, केंद्र पे, या इसको ऐसे बोल दें कि जब हमारा केंद्र उससे हो। क्लियर है? यहां तक समझ में आ रहा है? अब मैं जो आपको चीज बताने वाला हूं ना, इसमें जो आपको बुक्स में भी नहीं मिलेगी, ये एक अच्छी चीज आपको समझा रहा हूं। ठीक है, चीज यहां पर ये है कि अगर मैं आपको बोलूं कि जी घट रहा है कि बढ़ रहा है, तो ये समझ में आ गया कि ऊपर भी जी घटता है और नीचे भी जी घटता है। ठीक है, अब मेरा पॉइंट ये है कि जी ज्यादा कहाँ घटता है। बात समझ में आ रही है? अगर मैं बोलता हूं कि एक इंसान ऊपर चल रहा है 32 किलोमीटर और नीचे भी जा रहा है 32 किलोमीटर, जी का मान ज्यादा कहाँ घटता है, ये मेरा पॉइंट है। तो ध्यान रखना, डेप्थ के साथ डेप्थ के साथ आपके जी का मान घटता है। सुनना, वैसे दोनों से ही घटता है, तो इसका एक सिंपल सी चीज मैं आपको लिखा देता हूं फैक्ट। अगर जी मेरा 1% गिरता है, अगर जी मेरा 1% गिरता है तो मैं कितनी ऊंचाई पर हूं? 32 किलोमीटर। आप इसको ऐसे समझो कि जब आप 32 किलोमीटर ऊंचाई पे जाएंगे आपका जी 1% कम होगा। पर अगर आप डेप्थ की बात करें तो डेप्थ इसका आधा होता है। क्या होता है? आधा। ठीक है, तो ध्यान रखना। एक बार मैं चेक कर लूंगा कल, मुझे शायद इसमें कहीं लग रहा है, एक मिनट चेक कर लेते हैं। 100, मैं एक मिनट आपको बता देता हूं करके। 1 माइनस d/r, ये हो जाएगा 100 माइनस 99 बराबर 99 d/r। 99 d/r, तो डेप्थ हो जाएगी r/99। ठीक है, मैं एक बार इसको देख के जरूर बताऊंगा, मुझे लग रहा है कहीं पर कुछ एक बार चेक करना है। बाकी इतना मुझे पता है 32 है और उसका आधा होता है। ठीक है, यानी कि 1% अगर आप जी की बात कर रहे हैं तो जब आप गहराई में जाएंगे 32 किलोमीटर तो आपका जी यहाँ पर सिर्फ 0.5% कम होगा। बट जब आप 32 किलोमीटर ऊपर जाएंगे तो जी आपका 1% कम होगा। दोनों में कम हो रहा है, मैंने मान लिया। बट ध्यान देने वाली बात क्या है, नीचे वाले में जी लेट कम होता है और ऊपर वाले में जी जल्दी कम होता है। यानी कि अगर आप 32 किलोमीटर ऊपर जाएंगे तो जी कितना कम हुआ? 1%। पर अगर आप 32 किलोमीटर गहराई में जाएंगे तो जी सिर्फ और सिर्फ कितना कम होगा? सिर्फ और सिर्फ 16 किलोमीटर। बात समझ में आ रही है? अच्छा, 32 कर रहे हैं तो सिर्फ 0.5 कम होगा। कहने का मतलब ऊपर सिर्फ 1% कम हो रहा है, नीचे सिर्फ 0.5% कम होगा। पर दोनों में मैं 32 किलोमीटर जा रहा हूं। बात समझ में आ रही है? ये मैंने आपको अलग से बताया है। यादव जी कह रहे हैं सर अभी 10 मिनट हैं बाकी। ठीक है, अब आप मुझे टाइम बताएंगे। देखो, बात को समझो, क्लास लेट होना मेरे हाथ में नहीं है। ठीक है, बारिश आज आ गई थी जिसकी वजह से क्लास लेट हुई थी। ठीक है, और रही बात टाइमिंग की, तो देखो 5 मिनट पहले छोड़ने का कारण मैं आपको समझा देता हूं यादव जी। कारण ये होता है कि जो नेक्स्ट क्लास होती है उसको भी करने में, सेटअप करने में टाइम लगता है। ठीक है, तो यही कारण होता है कि क्लास लेट होती है। स्टिल मैंने आपका 37 मिनट अभी हो चुके हैं। ठीक है, अगर आप चाहते हो 2 मिनट और ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहां तक बात सबको समझ में आ रही है? यहां तक क्लियर है सारी बात? तो आज हमने ये देखा था कि जो जी होता है ना, जो स्मॉल जी होता है वो हाइट के साथ भी घटता है, डेप्थ के साथ भी घटता है। दूसरी चीज जब हम हाइट पे जाते हैं तो हमारा जी ज्यादा घटता है, और अगर उतनी ही गहराई में हम जाते हैं तो जी का मान कम घटता है। दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट ये कि जब हम हाइट पे जाते हैं तो जी का मान 0 कहां होता है? अनंत पे। जब हम गहराई में जाते हैं तो जी का मान 0 कहां होता है? सेंटर पे, यानी कि केंद्र पे। बात समझ में आ गई? कोई नहीं। ठीक है,
बात को समझो यार, कभी हो जाती हैं चीज़ें, ठीक है। बाकी मैं पूरी कोशिश करता हूँ क्लासेस टाइम पे ही रहें। तो आप ये मान के चलें जो आपकी क्लास होती है वो 45 मिनट की है, तो 40 to 45 मिनट के बीच में रहेंगी, ठीक है। ना तो उससे ज़्यादा होंगी ना उससे कम होगी, ठीक है। तो 40 मिनट आई थिंक मैंने ले लिए हैं पूरे, अगर आप टाइम को देखेंगे, ठीक है। आज रीज़न ये हुआ जो मैंने आपको बताया, उसका जो आपका कारण था बारिश का, ठीक है। आप ट्रस्ट करें, मैं कभी भी आपका लॉस कभी नहीं करूंगा। कभी टाइम होगा तो मैं ज़्यादा भी पढ़ाऊंगा, बिकॉज और भी क्लासेस लाइन में रहती हैं। सर्वर एक ही होता है, सारी क्लासेस सर्वर पे होती हैं। तो मैं तो कहीं जा नहीं रहा हूँ, मैं कल फिर आ जाऊँगा, कल और 5 मिनट एक्स्ट्रा पढ़ा दूंगा, ठीक है। बात समझ गए, टेंशन मत लो, ठीक है। सब आपको करवाऊँगा मैं, 5 मिनट से कुछ नहीं होता, बट मैं चाहता हूँ नेक्स्ट क्लास लेट ना हो, ठीक है। चलिए, इसी के साथ आज की क्लास को हम यहाँ एंड करेंगे। मैं फिर सॉरी बोलता हूँ, बारिश की वजह से आज लेट हो गई है। नेक्स्ट टाइम से हम पूरी कोशिश करेंगे, अगर हमारे साथ नेचर होगा तो हम जरूर करेंगे टाइम पे, ठीक है। और इसी के साथ आज की क्लास को यहाँ एंड करते हैं। सभी खुश रहें, फिट रहें और पढ़ते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सभी को मेरी तरफ से जय हिंद, वंदे मातरम।